सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की बजट 2026 मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का 5वां और अंतिम भाग है। जी, हमने विजन, योजनाओं और आवंटन पर विस्तार से बात की है। बिल्कुल। और आज हम उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सीधे तौर पर हम सभी को प्रभावित करता है, टैक्स। यानी बजट का पार्ट बी। हाँ, हम बजट के पार्ट बी को समझेंगे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हुए बड़े बदलाव शामिल हैं। और अंत में आपकी तैयारी के लिए हम एक रैपिड फायर बजट चीट शीट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी खबर है आयकर अधिनियम 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025। पुराने 1961 के एक्ट को पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य है सरलीकरण, सिंप्लिसिटी। सरलीकरण, ये शब्द तो हम हर बजट में सुनते हैं। हाँ, लेकिन इस बार कोशिश ज्यादा गहरी है। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसकी भाषा और फॉर्म्स को इतना सरल बनाया गया है कि एक आम नागरिक भी आसानी से कंप्लाई कर सके। तो सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देना है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और दिलचस्प बदलाव है बायबैक के टैक्सेशन में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स किया जाएगा। इसका मतलब क्या है आम भाषा में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। पहले क्या होता था कि प्रोमोटर इस रास्ते का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए करते थे। अच्छा। अब इसे कैपिटल गेन्स के तहत लाने से ये सुनिश्चित होगा कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके हित सुरक्षित रहें। और इसके लिए कोई खास प्रावधान भी है? हाँ, प्रोमोटरों पर एक अतिरिक्त बायबैक टैक्स भी लगाया गया है ताकि टैक्स आर्बिट्रेज का, मतलब वो जो नियमों के फर्क का फायदा उठाते थे, उसका दुरुपयोग न हो। तो अब प्रभावी टैक्स कितना होगा? कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए 22% और गैर कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए 30% होगा। तो वो लूपहोल अब बंद है। समझ गया। ये सुनकर मुझे छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर याद आ रही है। आप फास्टियस योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, फास्टियस। ये क्या है? इसका पूरा नाम है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। ओके। ये बेसिकली छोटे करदाताओं के लिए है, जैसे कोई छात्र है या कोई युवा पेशेवर या कोई एनआरआई जो विदेश से लौटा है। उनके लिए ये एक मुश्त 6 महीने की योजना है। वो इसके तहत एक निश्चित सीमा से कम की अपनी विदेशी संपत्ति या आय की घोषणा कर सकते हैं, बिना किसी कठोर दंड के। हाँ, बिना किसी कठोर दंड के। ये अनुपालन को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और इसमें कोई लिमिट भी है? जी, 20 लाख रुपए से कम की गैर अचल विदेशी संपत्ति का अगर खुलासा नहीं किया है तो उस पर अभियोजन से छूट भी दी गई है। ये तो वाकई एक बड़ी राहत है। अच्छा, टीडीएस दरों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, खासकर मैन पावर सप्लाई और ई कॉमर्स के लिए। हाँ, टीडीएस दरों को रैशनलाइज किया गया है। मैन पावर की आपूर्ति, मतलब सप्लाई ऑफ मैन पावर, उसको अब ठेकेदारों को भुगतान के दायरे में लाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर टीडीएस की दर अब कम होगी? बिल्कुल, अब दर केवल 1 या 2% होगी, न कि पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क वाली जो ऊंची दर थी वो। इससे तो अस्पष्टता दूर होगी और व्यवसायों के लिए कैश फ्लो भी बेहतर होगा। सही कहा। चलिए, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, खासकर कस्टम्स ड्यूटी की। यहां सरकार मेक इन इंडिया और एनर्जी ट्रांजिशन के बीच एक संतुलन बनाती दिख रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सीमा शुल्क अब सिर्फ राजस्व का स्रोत नहीं है, बल्कि एक नीतिगत उपकरण बन गया है, एक पॉलिसी टूल। जी। इस बजट में इसका उपयोग घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो सौर और हरित ऊर्जा के लिए क्या खास है इसमें? सरकार ने कई महत्वपूर्ण छूटों की घोषणा की है। जैसे सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी बीसीडी से छूट दी गई है। सोडियम एंटीमोनेट, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका उपयोग सोलर ग्लास बनाने में होता है, तो ये सीधे सीधे सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। अच्छा, और दूसरा, महत्वपूर्ण खनिजों मतलब क्रिटिकल मिनरल्स, उनके प्रसंस्करण के लिए जो आवश्यक पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स, उनके आयात पर भी बीसीडी छूट दी गई है। और बैटरी स्टोरेज पर भी कुछ है? हाँ, लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए उपयोग होने वाले कैपिटल गुड्स पर जो छूट थी, उसे अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीएसएस के लिए भी बढ़ा दिया गया है। मतलब सरकार पूरी ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर के बारे में भी एक बड़ा ऐलान है। हाँ, ये भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए
आवश्यक वस्तुओं के आयात पर जो मौजूदा बीसीडी छूट थी उसे बढ़ा दिया गया। हाँ, उसे वर्ष 2035 तक बढ़ा दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये छूट उनकी क्षमता की परवाह किए बिना सभी परमाणु संयंत्रों पर लागू होगी। सभी पर? जी, सभी पर। ये स्वच्छ बेसलोड पावर के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। और अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के लिए? इन क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया गया है। कैसे? नागरिक प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए जो भी जरूरी घटक और पुर्जे हैं, उन पर बीसीडी से छूट दी गई है। और डिफेंस सेक्टर में? रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉल मतलब एमआरओ के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए अगर कच्चा माल आयात होता है तो उस पर भी बीसीडी छूट दी गई है। तो ये सीधे तौर पर घरेलू एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है। बजट चीट शीट। जी, एक रैपिड फायर रिवीजन। जरूर। तो चलिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। पहला, बायोफार्मा शक्ति बायोलॉजिक्स के लिए एक प्रमुख योजना। दूसरा, राजकोषीय अनुमान 2026-27 के लिए गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप निर्माण को बढ़ावा देने पर बजट का फोकस। ये बहुत जरूरी है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क जो आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए हैं। एक और, कॉर्पोरेट मित्र, ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में एमएसएमईज को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। और आखिरी, परमाणु ऊर्जा छूट 2035 तक बढ़ाई गई। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ बजट 2026 पर हमारी मास्टर क्लास समाप्त होती है। अब आपके पास विजन, योजनाएं और डेटा सब कुछ है। उम्मीद है ये चर्चा मददगार रही होगी। अगर इस सीरीज ने आपको बजट को सिर्फ 15 मिनट में समझने में मदद की तो कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यूपीएससी को सरल बनाने के हमारे प्रयास को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। आपकी समर्थन से ही हम ये काम जारी रख पाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी योजना भारत को सबसे ज्यादा बदलेगी। जय हिंद। इस बजट में आईटी और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कई सेफ हार्बर प्रावधान पेश किए गए हैं जिनका उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। सोचने वाली बात यह है कि इन लाभों को केवल असेंबली और सेवाओं तक सीमित रखने के बजाय इन्हें घरेलू स्तर पर गहरी जड़ों वाली इनोवेशन में बदलने के लिए किन दीर्घकालिक तंत्रों की आवश्यकता होगी।